हेलो दोस्तों, रिजल्ट मित्र के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं अभय प्रताप सिंह और ये हमारी बेसिक जो इतिहास है उसकी क्लास है। इस सभी एग्जाम्स के लिए आपके इम्पोर्टेंट है, चाहे यूपीएससी हो, चाहे वनडे हो, चाहे स्टेट पीसी हो, सभी के लिए महत्वपूर्ण है। तो इस क्लास में हम अपने जो आरंभिक टॉपिक थे उनको लेकर चल रहे थे और हमने अभी तक अपने जो चैप्टर थे उन्हें देखा था। जैन देखा, बौद्ध देखा। लास्ट चैप्टर हमने जैन और बौद्ध को ही कंप्लीट किया था। इनके उद्भव के कारण क्या थे, क्यों ये धर्म जितनी जल्दी अस्तित्व में आए उतनी जल्दी समाप्ति की तरफ भी गए, इस्लाम इतने बड़े क्षेत्र पर कैसे फैल गया, वही ये धर्म हमें छोटे से क्षेत्र पर देखने को मिलते हैं। अगर हम भारत में बात करें तो भारत में बौद्ध धर्म तो हमें पूर्णतः रूप से समाप्त होते हुए दिखाई देता है। कुछ फॉलोवर्स हैं, लेकिन जैन धर्म तब भी अभी अस्तित्व में है। क्या कारण थे, विकास के क्या कारण थे, इन सब पहलुओं पर हमने चर्चा की। आज हम अपने इसी टॉपिक के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे, जो है महाजनपद काल। जब आप जैन और बौद्ध से आगे बढ़ते हैं या फिर जैन और बौद्ध के ही साथ साथ आपको महाजनपद काल वाला चैप्टर भी या फिर एपिसोड भी यहाँ देखने को मिलता है। तो महाजनपद काल, कौन से महाजनपद कब अवस्थित हुई, क्या इनकी स्थिति थी, इन सब के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो कुल हमें 16 महाजनपदों की चर्चा मिलती है, जैसे कि आपके कंबोज, गांधार, कुरु, पांचाल, सुरसेन, मत्स्य, अवंती, चेदी, वत्स, काशी, मगध, अंग, मल्ल, विज्जी, कौशल, पंचल, ये सब हमें देखने को मिलते हैं, है ना। इस प्रकार से हमें कुल 16 महाजनपदों की चर्चा इतिहास में देखने को मिलती है। अब इन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे कि पहले ये किस क्षेत्र में थे, वर्तमान में कहाँ अवस्थित हैं, ठीक है, और कौन-कौन से क्षेत्र इनके अंतर्गत शामिल हैं। इन सभी को हम पहले देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम अपने आगे की चीज़ों पर आएँगे। तो 16 महाजनपदों की चर्चा हमें यहाँ देखने को मिलती है अपने इतिहास में। 16 महाजनपद ये कौन-कौन से थे, इन सबको यहाँ पर हम देखने वाले हैं। तो जब हम बात करते हैं 16 महाजनपदों की, तो इससे संबंधित आपको एक चीज़ समझनी है कि इन 16 महाजनपदों के बारे में हमें जैन और बौद्ध दोनों ग्रंथों से चर्चा प्राप्त होती है। जैन ग्रंथ के अंतर्गत भगवती सूत्र है, जिसमें इन 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है। वहीं जैन धर्म के अंतर्गत अंगुत्तर निकाय आपको देखने को मिलेगा, जिसमें आप पाएंगे इन 16 महाजनपदों की विस्तृत चर्चा की गई है। ठीक है, अब देखो, अब हम आते हैं इन 16 महाजनपदों के ऊपर। इनकी राजधानी कहाँ थी, वर्तमान में किस क्षेत्र में ये अवस्थित थे, या फिर वर्तमान में कौन सा क्षेत्र इनके अंतर्गत था, इस पहलुओं पर एक बार हम चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहां पर आप देखेंगे अंग महाजनपद। अंग महाजनपद की अगर हम बात करते हैं राजधानी, तो राजधानी कहां होगी, राजधानी होगी इसकी चंपा में। कहां पर, चंपा में। और चंपा की बात करें अगर हम वर्तमान में, तो ये आपको बिहार के क्षेत्र में देखने को मिलेगी। और बिहार के क्षेत्र में मुख्यतः दो जगह हैं, कौन कौन सी, भागलपुर और मुंगेर। कौन कौन जगह है, भागलपुर और मुंगेर, यहां पर हमें ये दोनों देखने को मिलती है। फिर आगे आएंगे, तो आगे जब आप आएंगे तो यहां पर आपको मगध देखने को मिलेगा। कौन सा, मगध। और मगध की जब हम बात करते हैं तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा इसकी राजधानियां। तो इसकी राजधानी कहां थी, गिरिब्रज और राजगृह, एक ही जगह, राजगृह गिरिब्रज एक ही क्षेत्र है ना। तो पहले गिरिब्रज या फिर राजगृह था, बाद में इसे पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर दिया गया। किसके द्वारा, उदयन के द्वारा। उदयन कौन थे, आगे जाकर हम इनकी विस्तृत चर्चा करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर जो वर्तमान में आपका जो बिहार राज्य है, यहाँ पर आप देखेंगे पटना, गया और शाहाबाद, ये जो क्षेत्र है यहाँ पर आपको मगध देखने को मिलेगा। फिर यहाँ पर आप देखेंगे कौशल। कौशल की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर आप देखेंगे अयोध्या और श्रावस्ती। कौन कौन से क्षेत्र, अयोध्या और श्रावस्ती। और जब अयोध्या और श्रावस्ती की बात करेंगे तो ये कौन सा क्षेत्र होगा, ये आपका अवध वाला क्षेत्र होगा। कौन सा वाला क्षेत्र, अवध वाला क्षेत्र। ठीक, फिर हम यहां पर देखेंगे वत्स। वत्स भी एक महत्वपूर्ण जनपद देखने को मिलेगा आपको। वत्स की राजधानी कहां होगी, कौशाम्बी होगी। और इसके अंतर्गत क्षेत्र कौन से होंगे, इसके अंतर्गत क्षेत्र आएंगे आपके इलाहाबाद और मिर्जापुर वाले। कौन कौन से, इलाहाबाद और मिर्जापुर वाले। अगला जो क्षेत्र होगा इसे हम बोलते हैं
चेदी या फिर चेती, दोनों नाम इसे कहे जाते हैं। इसे आप चेदी भी कह सकते हैं, इसे आप चेती भी कह सकते हैं। सॉरी, चेदी या फिर चेती की राजधानी की बात करते हैं तो कहाँ होगी? सोत्यवती। कहाँ पर? सोत्यवती इसकी राजधानी होगी। ठीक। और चेदी या चेती की हम बात करेंगे यहाँ पर, तो आप पाएंगे बुंदेलखंड क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र? बुंदेलखंड क्षेत्र यहाँ आपको देखने को मिलेगा। ठीक। फिर आएगा कुरु वाला रीजन, और कुरु वाले क्षेत्र की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा हस्तिनापुर या फिर इंद्रप्रस्थ। कुरु वाले क्षेत्र में कौन सा क्षेत्र देखने को मिलेगा? हस्तिनापुर या फिर हम कह सकते हैं इंद्रप्रस्थ। ये कौन सा क्षेत्र होगा? दिल्ली, मेरठ और थानेश्वर। दिल्ली आपको पता है कैपिटल, मेरठ आपको पता है उत्तर प्रदेश में, थानेश्वर कहाँ है? हरियाणा में। तो इस जगह आपको ये देखने को मिलेगा। फिर यहाँ पर आप देखेंगे पांचाल। पांचाल की राजधानियां दो थी, क्योंकि पांचाल महाजनपद दो भागों में विभाजित था। जैसे आप देखेंगे यहाँ पर एक जनपद और होगा अवंती, अवंती में भी दो भाग होंगे और पांचाल में भी दो भाग होंगे। उत्तरी पांचाल की राजधानी थी अहिच्छत्र और दक्षिणी पांचाल की राजधानी थी कामपिल्य। ये दो प्रकार से आपको राजधानियां पांचाल की देखने को मिलती हैं। और अगर हम बात करते हैं वर्तमान क्षेत्र, तो रुएलखंड या फिर मध्य दोआब वाला रीजन। फिर यहां पर आप देखेंगे अगला जो क्षेत्र था मत्स्य, और मत्स्य की राजधानी थी विराटनगर। और वर्तमान में जो क्षेत्र है आपकी राजस्थान के अंतर्गत देखने को मिलेंगे कौन कौन से? अलवर, जयपुर और भरतपुर। ये आपको यहां पर देखने को मिलेंगे, अलवर, जयपुर और भरतपुर। अगली जो आपकी महाजनपद थी ये थी सुरसेन। कौन सी थी? सुरसेन। और सुरसेन की जो राजधानी थी ये मथुरा थी। और इसका जो क्षेत्र पाएंगे आप, ब्रजमंडल का जो क्षेत्र है, कौन सा? ब्रजमंडल वाला जो क्षेत्र है ये आपको देखने को मिलेगी। फिर अगला अस्मक या अस्मक, ये दोनों तरह से लिखा जाता है, ऐसे भी लिख सकते हो आप, ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, तो अस्मक को आप दोनों तरह से लिख सकते हो। इसकी जो राजधानी थी पैठन या फिर पोतन थी। कहां पर? पैठन या फिर पोतन। इसे हम प्रतिष्ठान के नाम से भी जानते हैं। ठीक। अब इसका जो वर्तमान में क्षेत्र है ये कहां होगा? नर्मदा तथा गोदावरी नदी के मध्य का क्षेत्र। कहां का? नर्मदा मतलब मध्य प्रदेश का जो छत्तीसगढ़ दक्षिणी भाग है, मालवा वाला रीजन, वहां आपको देखने को मिल जाएगी। और गोदावरी इनके बीच में जो क्षेत्र है वो क्षेत्र आपको देखने को मिलेगा अस्मक या अस्मक। ये दोनों एक तरह से बोला जाता है। ठीक है। अगला अवंती है, और अवंती की भी दो राजधानियां थी, क्योंकि यह दो भागों में विभाजित था, उत्तरी अवंती और दक्षिणी अवंती। उत्तरी अवंती इसकी राजधानी थी उज्जैन, जो फेमस क्यों है? महाकाल की नगरी के लिए। ठीक है। और दक्षिणी अवंती महेशमती देखने को मिलेगा। शिवगामी वाली महेशमती नहीं, ये मध्य प्रदेश में अवस्थित है। उज्जैन जिले से लेकर वर्तमान नर्मदा नदी तक, कहां से? उज्जैन से लेकर वर्तमान नर्मदा नदी तक ये क्षेत्र देखने को मिलेगा। और नर्मदा से गोदावरी तक अस्मक देखने को मिलेगा। ठीक है। फिर अगला जो होगा आपका गंधार होगा। कौन सा? गांधार। गांधार की राजधानी तक्षशिला या फिर पुष्कलावती था। ठीक है। ये जो वर्तमान क्षेत्र है आपके काबुल और रावलपिंडी के पास वाला क्षेत्र यहां देखने को मिलेंगे। देखो कहां पर? कौन सा था आपका? पांचाल। तो पांचाल आपको अभी हम मैप पे जाके दिखाएंगे, ये रहा पांचवा पांचाल वाला। ठीक है। तो पांचाल वाला क्षेत्र था आपका रुएलखंड और मध्य प्रदेश मध्य दोआब वाला। और गंधार की हम बात कर रहे थे काबुल और रावलपिंडी। तो यहां पर देखो गांधार कहां है? गांधार ये रहा आपका अफगानिस्तान वाला रीजन, गांधार और रावलपिंडी। आगे आओ, यहां पर आप देखेंगे अगला कंबोज, और कंबोज की राजधानी थी हाटक। कहां थी कंबोज की राजधानी? हाटक। और यह जो क्षेत्र है कुछ क्षेत्र राजौरी कश्मीर और हपास पाकिस्तान में है। ठीक है। बज्ज की अगर हम बात करते हैं तो वैशाली जो बिहार वाला क्षेत्र है वह है, इसकी राजधानी थी बिहार और नेपाल के राज्य। कहां थे? बिहार और नेपाल के राज्य। फिर यहां पर आप देखेंगे मल्ल, मल्ल की भी दो राजधानियां थी। कौन कौन सी? कुशीनगर व पावा। कहां पर? देवरिया, कुशीनगर, बस्ती, गोरखपुर, सिद्धार्थनगर, बिहार और उत्तर प्रदेश वाला रीजन। इस प्रकार से इतिहास में हमें 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है।
देखिए, जब हम इतिहास में बात करते हैं अपने आरंभिक इतिहास की, तो इसके अंतर्गत हमें सबसे बड़ा जो राज्य देखने को मिलता है मगध है। लेकिन मगध की जब स्थापना होगी उससे पहले ये पूरा क्षेत्र इस प्रकार से 16 महाजनपदों में आप विभाजित था। अब इसमें मैं आपको मैप में कुछ चीजें दिखाना चाहता हूं, जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे तो देखो, यहाँ पर एक तो आपका असका है और गंधार है और कंबोज है। ठीक, उसके बाद अब हम आते हैं मैप पर। जब हमने इन्हें मार्क कर लिया तो मैं कुछ चीज दिखाना चाहता हूं आपको। ये आपका क्या है, भारत का मैप, या फिर हम कहते हैं आपका कौन सा चित्र होगा, ये होगा आपका अखंड भारत। ठीक है, अब देखो इसमें लगभग जो आपके क्षेत्र हैं ये कहां विस्तृत है, इस पूरे रीजन में। या फिर मैं बात ये काम करता हूं, इसे मार्क कर देता हूं। अब सही है, ठीक है। अब ये ज्यादा आपको क्लियर समझ में आएगा। आते हैं, देखो जो बड़ा सर्कल दिखाई दे रहा है आपको, अधिकतर जो आपके महाजनपद है इसी क्षेत्र में स्थित है। जैसे कि कुरु, पांचाल, कौशल, सुरसेन, मत्स्य, अवंती, चेदी, वत्स, मगध, अंग, काशी, मल्ल, बज्जी और कौशल। इसके बाद आपके पास थे 3 महाजनपद जिनके बारे में अधिकतर यूपीएससी या फिर कोई भी राज्य लोक सेवा आयोग पूछता है। इसमें से उत्तर पश्चिम की तरफ आप देखेंगे तो 2 महाजनपद देखने को मिलेंगे जो वर्तमान में पाकिस्तान और अफगानिस्तान वाले क्षेत्र में है। कौन कौन से हैं ये आपके, कंबोज है और गंधार है, ये गंधारा है। ठीक है, उसी प्रकार जब हम दक्षिण भारत में आएंगे तो यहां पर आपको अशका एक और महाजनपद देखने को मिलेगा। तो पूछता है आपसे कि सबसे दक्षिणी महाजनपद कौन सी है, अशका होगा, और सबसे उत्तर पश्चिमी आप देखेंगे तो कौन सा होगा आपका, कंबोज देखने को मिलेगा, और 2 कौन से होंगे, कंबोज और गंधार होगा। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। क्लियर? कोई डाउट हो यहां तक कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। आगे बढ़ते हैं, तो यहां पर देखो 16 महाजनपद हैं। इन महाजनपदों में से कुछ महाजनपद ऐसे हैं जिनके अंतर्गत क्या है, यहां पर गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली स्थापित है। कौन सी प्रणाली, गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली। और बाकी के जो महाजनपद होंगे इनमें राजतंत्रात्मक आपकी जो प्रणाली है वह स्थापित होगी। देखो कुछ लोग कहते हैं कि सर पीपीटी से ना पढ़ाओ, है ना। अब देखो पीपीटी से पढ़ाने के मैं आपको 2 लाभ बताता हूं। एक, इसमें आपको विस्तृत नोट मिल जाते हैं। अब जैसे यही नोट आपको हमारे ऐप पर अपलोड कर दिया जाएगा, आप इसे डाउनलोड कर सकते हो। तो इसमें आपको मैप लगे भी मिल जाएंगे, इसमें आपको विस्तृत रूप से सभी चीजें मिल जाएंगी। अब जैसे मैं इसे अगली बार रिवीजन करूंगा तो कुछ पॉइंट इसमें एक्स्ट्रा ऐड करने होंगे, वो भी ऐड कर दूंगा मैं। तो ये लाभ एक यहां पर रहता है। अगर बिना पीपीटी के पढ़ाएं तो क्या होगा, तो यहां पर आपको कुछ पॉइंट ऐसे मिलेंगे जो हर क्लास में चेंज हो जाएंगे। मतलब जो महत्वपूर्ण पॉइंट होंगे वो नहीं पढ़ा पाऊंगा, आपको महत्वपूर्ण पॉइंटों के बारे में नहीं बता पाऊंगा, है ना। तो ये चीजें यहाँ पर रहती हैं। अब देखो एक चीज बताओ, अगर मैं यहाँ पर बिना पीपीटी के भी पढ़ाऊं तो क्या करूंगा, तो अपने सामने या तो टैब खोल के रखूंगा या फिर कोई नोट्स लेके रखूंगा। कोई भी टीचर हो दुनिया का नोट्स तो लेके पढ़ाता ही है। यहाँ पर अंतर ये है कि यहाँ पर आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है, बस इतना अंतर रहता है। ये नहीं होगा तो सामने टैब होगी या फिर नोट्स होंगे। पॉइंट तो देखने पड़ते हैं, हर किसी को देखने पड़ते हैं, है ना। तो ये ना सोचो कि यहाँ पर आए बांचना शुरू कर दिया भगवत गीता की तरह, नहीं। जो मेन पॉइंट होते हैं उसे देखते हैं और समझाने का अपना अलग चीज होती है। ठीक है, तो उस चीज को आप मत लीजिए, समझ में ना आए तो उसे आप कह सकते हैं, है ना, वो चीज आप बता सकते हैं। तो हम बात कर रहे थे बज्जी और मल्ल की, यानी कि मैंने बताया इन 16 महाजनपदों में से 2 महाजनपद ऐसे होंगे जिनमें गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली थी, बाकी के महाजनपदों में अध्यक्षतात्मक या फिर राजतंत्रात्मक पद्धति स्थापित थी। अब इनमें अंतर क्या होता है, गणतंत्रात्मक पद्धति के अंतर्गत यहां पर जो राजा हुआ करते थे समूह में शासन करते थे। मतलब राजाओं को चुना जाता था और ये समूह में मिलकर
और जिस तरफ मेजोरिटी होती थी, बहुमत होता था, उसके आधार पर ये लोग शासन करते थे। राजतंत्रात्मक के अंतर्गत एक राजा होता था, उसकी सलाह के लिए मंत्रिपरिषद होती थी, सहायता के लिए मंत्रिपरिषद होती थी, और मंत्रिपरिषद की सलाह राजा के ऊपर बाध्यकारी नहीं थी। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं, जो यहाँ पर एक राजा है वो राजतंत्रात्मक प्रणाली, गणतंत्र राजतंत्रात्मक प्रणाली है, और जो राजा समूह में मिलकर कार्य कर रहे हैं, और उनमें से जो एक अध्यक्ष है वो है अपने समिति की मांग को मानने के लिए बाध्य है, वो गणतंत्रात्मक है। और जहां मंत्रिपरिषद की बात को मानने के लिए राजा बाध्य नहीं है, अपने निर्णय लेने की स्वतंत्र है, उसे हम राजतंत्रात्मक प्रणाली कहते हैं। अब देखो यहां पर बज्जी जो महाजनपद है, ये 8 गणों का समूह था, यानी कि 8 राज्यों का समूह था। क्या था? जो आपका बज्जी महाजनपद है, ये 8 गण या फिर 8 राज्यों का समूह था। जैसे कि अमेरिका ने क्या किया? अमेरिका ने कई सारे राज्यों को मिलाकर एक राष्ट्र का निर्माण किया। उसी समय बज्जी ने अपने आसपास के 8 क्षेत्रों को मिलाकर एक महाजनपद का निर्माण किया। ठीक है? अब ये जो 8 समूह हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं? अष्टकुलिक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अष्टकुलिक, यानी कि 8 उच्च कुल के समूह है। इन 8 कुलों में से ही, इन 8 भागों में से ही आपको एक देखने को मिलेगा लिच्छवी। कौन देखने को मिलेंगे? लिच्छवी देखने को मिलेंगे। और सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन होंगे? सर्वाधिक महत्वपूर्ण भी लिच्छवी ही यहां पर मिलेंगे आपको। ठीक, अब देखो यहां पर बज्जी गणराज्य जो है आपका, इनके पास संसाधनों की कमी थी, ना ही तो इनके पास कोई सेना थी, और ना ही इनके पास कोई कृषि राजस्व प्राप्त करने की पद्धति थी। अब एक बात बताओ, कोई राज्य जो आर्थिक रूप से संपन्न है, वह अधिक सेना रख सकता है, या फिर वो राज्य जिसके पास संसाधन नहीं है? अगर मैं आपसे बोलूं, आज हम लोग भारत सरकार को क्या करें? कर देना बंद कर दें, ना जीएसटी के रूप में दें, ना प्रत्यक्ष कर दें, ना अप्रत्यक्ष कर दें, ना इनकम टैक्स दें, तो सरकार इतनी बड़ी सेना को कैसे रख पाएगी? इतने इंफ्रास्ट्रक्चर के कार्यों पर कैसे धन खर्च कर पाएगी? ये चीज आपको देखने को मिलेगी। तो सरकार के लिए जरूरी है कर की उगाही। तो इसी चीज को आप इस संदर्भ में ले लो। अभी तक रिजल्ट मित्र पर सब कुछ फ्री था, अब एक पेड बैच के आया, कई लोगों को इससे समस्या होने लगी। तो भैया एक बात बता दो, इतना बेहतरीन कंटेंट कौन आपको इतने लंबे समय तक, यानी 1 साल लगभग हो गया, फ्री में कौन दे रहा है? उसके बाद भी जब पेड कोर्स आ गया तब भी फ्री क्लास चल रही है। तो आप लोगों को चिंतित होने की जरूरत नहीं है। जो आपसे वादा किया गया पूरा किया जा रहा है, कि जो बैच फ्री में चालू होगा फ्री में पूरा करवाया जाएगा, है ना? तो इतनी बड़ी टीम को रखने के लिए, इतने बड़े मैनेजमेंट को रखने के लिए, आप तक समय पर चीजें डिलीवर होती रहे, तो कुछ ना कुछ तो आय के साधन होने चाहिए, है ना? क्या है? कुछ ना कुछ तो आय के साधन होने चाहिए। आपको हर चीज चाहिए, आपको टेस्ट भी चाहिए, आपको नोट्स भी चाहिए, गाइडेंस भी चाहिए, तो कहां से इतना मैनेजमेंट होगा ये बताइए, है ना? तो यहां पर देखो, बज्जी गणराज्य के पास ना तो स्थायी सेना है, ना ही इनके पास कृषि राजस्व प्राप्त करने के लिए कोई व्यवस्था है। और इसके आधार पर आप देखेंगे, जब इनके पास कोई व्यवस्था नहीं है, तो इतनी बड़ी सेना कहां से ये स्थापित करेंगे? इसीलिए हम आपको बताएंगे कि जो महाजनपद काल है, इससे पहले कोई भी राजा स्थायी सेना नहीं रखेगा। स्थायी सेना क्यों नहीं रखेगा? क्योंकि उस राजा के पास आय के साधन मौजूद नहीं है। जब आय के साधन आएंगे, तब वह राजा आर्थिक संपन्न होगा और बड़े सेना का निर्माण करेगा और बड़े प्रशासनिक वर्ग का निर्माण करेगा। ठीक है? देखो, जो आपके पुराण हैं, पुराणों से हमें बज्जी गणराज्य के बारे में कोई भी उल्लेख प्राप्त नहीं होता। क्या होता है? पुराणों से हमें बज्जी गणराज्य के बारे में कोई भी जानकारी प्राप्त नहीं होती है। समझ गए? क्यों नहीं होती? उसके कुछ रीजन है जिस पर हम चर्चा करने वाले हैं। लेकिन आप देखेंगे कि बुद्ध काल में सबसे महत्वपूर्ण गणराज्य भी बज्जी ही था। क्या था? बुद्ध काल में सबसे महत्वपूर्ण गणराज्य भी आपको बज्जी दिखाई देगा, फिर भी इसका उल्लेख पुराणों में नहीं होगा। ठीक, उसके बाद आप देखेंगे
अंतिम रूप से क्या हुआ, जब बुद्ध की मृत्यु हुई तो उनकी मृत्यु के बाद मगध ने क्या किया, मगध ने मल्ल को अपने राज्य में मिला लिया, यानी कि अपने राज्य में उसका विलय कर लिया, किसका, मल्ल का। अब देखो यहां पर मल्ल कहां है, बज्जी कहां है और मगध कहां है, ये चीज आपको यहां पर पता होनी चाहिए। अभी मैंने बताया आपको क्या किया जाएगा, मगध मल्ल का अपने अंतर्गत इसे समाहित कर लेगा। तो देखो आते हैं यहां पर, आपको एक चीज दिखाता हूं, इसे जूम कर लेते हैं, कोई भी चीज डाउट में ना रहे। ये बज्जी है जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि इसका उल्लेख हमें पुराणों से नहीं मिलता, लेकिन बौद्ध समय के समय यह सबसे महत्वपूर्ण महाजनपद था। इसके बगल से आप देखेंगे पश्चिम तरफ मल्ल दिखाई देगा और नीचे आपको मगध दिखाई देगा। तो बुद्ध की मृत्यु के बाद क्या होगा, जो आपका मगध है ये मल्ल को अपने नियंत्रण में ले लेगा, अपने अंतर्गत समाहित कर लेगा, मतलब अपने राज्य में से मिला लेगा। क्लियर है ये तीनों चीजें, तीनों चीजें क्लियर है। अब आते हैं बाहर, आगे आ जाओ। आगे जब आप आएंगे तो यहां तक तो हमने बता दिया कि विजय विलय कर लेगा। फिर देखो यहां पर ठीक 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक, कब तक, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक कुछ महत्वपूर्ण नगर हमें इन महाजनपदों के पटल पर देखने को मिलती है। कौन कौन से महत्वपूर्ण नगर थे, इन नगरों की चर्चा हमें पुराणों से और जैन तथा बौद्ध ग्रंथों से भी मिलती है। जैसे कि आप देखेंगे वाराणसी, राजगृह, कौशाम्बी, चंपा, साकेत, श्रावस्ती, ये जो मुख्य नगर हैं ये आपको कहां देखने को मिलेंगे, ये आपको भारत के पटल पर उभरते हुए महत्वपूर्ण नगर देखने को मिलेंगे। ठीक, अब देखो यहां पर एक ग्रंथ है महावंश, कौन सा है, महावंश। ये बताओ महावंश जो ग्रंथ है किस धर्म से संबंधित है, इतना आंसर आप मुझे बता दो कि महावंश जो है आपका किस वंश से संबंधित है। तो महावंश की जब हम चर्चा करेंगे इसके अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया, चंद्रगुप्त मौर्य ने पिप्लविन के मौर्य क्षत्रिय कुल से संबंधित था, यानी जो आपका चंद्रगुप्त है ये क्या था, पिप्लविन के जो मौर्य क्षत्रिय वंश थे इनसे यह वंशज जो थे इनके माने जाते हैं। ठीक है, अब देखो यहां पर मगध शासक अजातशत्रु ने क्या किया, बज्जियों को परास्त किया। क्या किया, मगध शासक अजातशत्रु ने बज्जियों को समाप्त किया और बज्जीगढ़ राज्य को मगध के नियंत्रण में ले लिया। मैप में आते हैं फिर से, ये बज्जी है, ये मल्ल है, ये मगध है। पहले क्या होगा, पहले जो आपका मगध है मल्ल को अपने नियंत्रण में लेगा और फिर बज्जी को अपने अंदर समाहित कर लेगा। तो ये आपको यहां पर देखना है। भारत के इतिहास में अगर हम बात करते हैं किलेबंदी के प्राचीनतम साक्ष्य की, किलेबंदी के प्राचीनतम सबूतों की, तो ये हमें कहां देखने को मिलती है, ये हमें मगध राज्य के अंतर्गत राजगृह में देखने को मिलती है। किलेबंदी के सबसे पहले जो उदाहरण मिलते हैं ये हमें राजगृह के अंतर्गत देखने को मिलती है। अब किलेबंदी क्या होती है, किलेबंदी अपने क्षेत्र को सुरक्षित करने के लिए की जाती है जिससे बाहरी आक्रांता हमला न कर सके। इसको बनाने के लिए कई प्रकार के चीजों का उपयोग होता है, जैसे बड़ी बड़ी दीवार खड़ी करना, खाइयां खोदना, सेना को सुदृढ़ तरीके से यहां पर स्थापित करना। तो कई प्रकार से यहां पर क्या होता था, यहां पर किलेबंदी की जाती थी। ठीक, इतना क्लियर। आगे बढ़ते हैं, आगे जब आप बढ़ेंगे तो यहां पर आप देखेंगे एक नाटक है स्वप्न वाशव दत्ता। कौन सा नाटक है, स्वप्न वाशव दत्ता। रचनाकार कौन से हैं इसलिए, भास। भास इतिहास में एक महान रचनाकार के तौर पर जाना जाते हैं। इनके द्वारा रचित स्वप्न वाशव दत्ता एक रचना है। इस रचना से हमें मगध, बत और अवंती के बीच टकराव या फिर संघर्ष की जानकारी प्राप्त होती है। इतिहास में पूछा गया है आपसे एमसीक्यू फॉर्मेट में कि किस ग्रंथ से हमें मगध, बत और अवंती के बीच टकराव के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। तो क्या होगा आपका, ये होगा आपका
स्वप्न बाशव दत्ता। रचना कौन है? भाष्य इसकी रचना है, भाष्यकार, ठीक है, इनके द्वारा ये लिखा गया है। ठीक, इतना क्लियर है। आगे बढ़ेंगे, और जब आगे बढ़ेंगे तो यहां पर आप देखेंगे अगला जो पॉइंट है हमारा, उसमें हमें बताया गया है कि हेरोडोटस के द्वारा, क्या है? हेरोडोटस के द्वारा हमें साक्ष्य प्राप्त होते हैं कि जो गांधार है ये आपकी हकमनी साम्राज्य का 20वां प्रांत होगा। क्या होता? जो आपका गांधार है ये हकमनी राज्य का 20वां प्रांत होगा। ठीक, अब देखो हकमनी राज्य कहां है? ये आपको ईरान के क्षेत्र में देखने को मिलेगा। हेरोडोटस विदिशा अभिलेख याद है? तो यहां पर आप देखेंगे जो साक्ष्य हमें प्राप्त होते हैं, साक्ष्य क्या बताते हैं हमें? साक्ष्यों से हमें जानकारी मिलती है कि जो आपका गांधार है, और गांधार कहां पर है? इसे हम देख सकते हैं वर्तमान में ईरान में। ठीक है, तो यहां पर आप देखिए गांधार का जो हकमनी साम्राज्य होगा या फिर ईरान का जो हकमनी साम्राज्य होगा, ये गांधार को अपने अंतर्गत समाहित कर लेगा और अपने राज्य का 20वां प्रांत यानी कि 20वां राज्य से बना लेगा। ये आपको यहां पर देखना है। ठीक, अब देखो, अब यहां पर हम आते हैं मगध के उत्कर्ष पर। कहां पर? मगध के उत्कर्ष पर। अब देखो, अभी एक चीज और बताता हूं आपको, ये जो हकमनी साम्राज्य है, पता होगा आपको, भारत के ऊपर सिकंदर ने आक्रमण किया। जब सिकंदर भारत के ऊपर आक्रमण करेगा तो इस हकमनी साम्राज्य का ही अंत करते हुए सिंधु नदी तक पहुंचेगा, और हकमनी साम्राज्य का ही अंत करने के बाद सिंधु नदी के क्षेत्र पर सिकंदर का नियंत्रण स्थापित हो जाए। किसको? हकमनी साम्राज्य को। तो ये याद रखना महत्वपूर्ण है, इतिहास में आपको पूछा जाएगा। अब देखो, अब यहां पर हम आते हैं मगध एम्पायर के ऊपर। मगध साम्राज्य की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर आप देखेंगे 600 बीसी से लेकर 321 बीसी तक के इतिहास को यहां हम देखते हैं। अलग अलग समय पर अलग अलग राजवंशों के द्वारा यहां पर अपने साम्राज्य की स्थापना की गई, अपने राज्यों को यहां पर निर्मित किया गया। सबसे पहले यहां पर हमें कौन देखने को मिलेंगे? सबसे पहले यहां पर हमें देखने को मिलते हैं हर्यक वंश, नागवंश, और फिर उसके बाद आप देखेंगे यहां पर आपके अगला वंश कौन होगा? अगला वंश बताओ जल्दी से। ठीक, धनानंद यानी कि नंद वंश। फिर मगध यानी कि गुप्त, आपका चंद्रगुप्त मौर्य वाला मौर्य वंश, शुंग वंश, ये सब हमें यहां पर दिखाई देते हैं। ठीक है, तो देखो यहां पर हम बात करते हैं पहले मगध साम्राज्य का उदय और विकास की। तो मगध साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? ये बृहदत्त थे। कौन थे? मगध साम्राज्य के संस्थापक बृहदत्त थे। और मगध साम्राज्य का जो विकास होगा ये हर्यक वंश के समय होगा। क्या होगा? मगध साम्राज्य का जो विकास होगा यह विकास हर्यक वंश के समय आपको देखने को मिलेगा। और हम विस्तार की बात करें अगर, तो सबसे ज्यादा विस्तार नागवंश और नंद वंश के समय आपको देखने को मिलेगा। ये तीन तथ्य आप याद कर लो। कौन कौन से? मगध राज्य का संस्थापक बृहद्रथ, विकास हर्यक वंश के समय, और यहां पर जो विस्तार होगा शिशुनाग और नंद वंश के समय आपको अधिक देखने को मिलेगा। क्लियर है यहां तक? यहां तक अगर क्लियर है तो फिर हम आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ेंगे तो अगला जो टॉपिक है आपका ये क्या है? यहां पर आप देखेंगे मगध राजवंश अपने चरमोत्कर्ष पर कब पहुंचेगा? ये पहुंचेगा चंद्रगुप्त मौर्य या फिर मौर्य राजवंश के समय पर। ठीक, और मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक कौन थे? अभी मैंने आपको बताया, हमें देखने को मिलते हैं बृहद्रथ। बृहद्रथ का पुत्र होगा जरासंध। जरासंध कौन था? बृहद्रथ का पुत्र था। और इनकी जो राजधानी थी ये कहां थी? गिरिब्रज, या फिर कह सकते हैं राजगृह। इन लोगों की राजधानी कहां होगी? गिरिब्रज, या फिर हम कह सकते हैं राजगृह। ठीक है, अब देखो हर्यक वंश, इनके बाद कौन आएगा? हर्यक वंश आएंगे। और हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? बिंबिसार थे। कौन थे हर्यक वंश के? बिंबिसार थे। और ये गद्दी पर 544 ईसा पूर्व यानी कि 544 ईसा पूर्व में विस्तृत हुए या फिर बैठे। और अगर हम बात करते हैं हर्यक वंश के शासकों की, तो 3 शासक
हमें यहाँ पर मुख्य भूमिका में देखने को मिलते हैं। बिंबिसार, अजातशत्रु और उदयन। कौन कौन? बिंबिसार, अजातशत्रु और उदयन। ठीक, अब देखो इनके शासनकाल में मगध की क्या है, आरंभिक जो राजधानी थी ये कहां होगी? ये राजधानी आपको गिरिब्रज देखने को मिलेगी। और फिर बाद में बिंबिसार ने राजधानी के रूप में राजगृह को चुना। कैसे चुना? राजगृह को अपनी राजधानी के तौर पर यहां पर चुना। ठीक, अब देखो यहां पर जो बिंबिसार है ये भारत का पहला ऐसा शासक होगा जो प्रशासनिक व्यवस्था पर बल देगा। क्या करेगा? भारत का ऐसा पहला शासक होगा बिंबिसार जो प्रशासनिक व्यवस्था के ऊपर विशेष बल देगा। ठीक है, अब देखो एक अनुमान है यहां पर कि बिंबिसार ने मगध के ऊपर 52 वर्षों तक शासन किया। कितने वर्षों तक? 52 ईयर्स तक इसने शासन किया। अब जो इसने शासन किया था इस शासन को बनाए रखने के लिए और अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए बिंबिसार ने 2 नीति अपनाई थी। ये नीतियां कौन थी? इन नीतियों की अगर हम बात करते हैं तो पहली थी युद्ध नीति और दूसरी थी विवाह की नीति। कौन कौन सी? युद्ध नीति और विवाह की नीति। इन दोनों नीतियों के कारण बिंबिसार ने इतने बड़े साम्राज्य पर नियंत्रण किया। अब यहां पर मैं नाम ले रहा हूं बिंबिसार, तो कई सारे लोगों को कंफ्यूजन हो रहा होगा कि उन्होंने तो सुना था कि क्या है, बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। तो देखो यहां पर कंफ्यूज नहीं होना है, यहां पर क्या है, कंफ्यूज नहीं होना है आपको। ये जो भाई साहब है ये है बिंबिसार। कौन है ये है बिंबिसार। और ये जो भाई साहब आएंगे ये होंगे बिंदुसार। दोनों में अंतर है। ये कौन है? ये बिंदुसार है, ये बिंबिसार है। ठीक, तो कंफ्यूज नहीं करना है। अब देखो बिंबिसार ने अपने राज्य यानी कि मगध साम्राज्य को विस्तृत भाग बनाने के लिए युद्ध और विवाह की नीति को अपनाया। किस प्रकार से बताते हैं। अब यहां पर एक चीज बताओ कि आप अपने साम्राज्य के लिए युद्ध की नीति अपनाते हैं, लेकिन कुछ राज्य ऐसे हैं जो वैवाहिक संबंध के द्वारा भी जीते जा सकते हैं, तो युद्ध करने की क्या आवश्यकता? तो यहां पर आप देखेंगे बिंबिसार ने कौशल की राजकुमारी और प्रसेनजीत की बहन, इनका नाम था महाकौशला देवी, इनके साथ में वैवाहिक संबंध स्थापित किए। तो क्या हुआ? कौशल राज्य बिंबिसार के साथ मित्रतापूर्ण संबंध स्थापित करने के लिए मजबूर हुआ। तो आगे आप देखेंगे लिच्छवी राजकुमारी चेलन्ना से विवाह किया। और लिच्छवी क्या था? वज्र जो 8 संघों का समूह था उसमें सबसे महत्वपूर्ण था लिच्छवी। तो इस प्रकार से लिच्छवी के ऊपर भी प्रभुत्व स्थापित कर लेगा बिंबिसार। तो 2 विकेट गए। कौन कौन से? एक तो आपका गया कौशल, दूसरा गया आपका लिच्छवी। क्यों? कौशल के जो राजा थे इनका नाम था प्रसेनजीत, इनकी बहन महाकौशला देवी के साथ में विवाह किया। दूसरे यहां आप देखेंगे कौन होंगे यहां पर? लिच्छवी राजकुमारी चेलन्ना या फिर इन्हें हम क्षेमा भी कहते हैं, इनके साथ में वैवाहिक संबंध स्थापित किए। उसी प्रकार से आप देखेंगे यहां पर अगली होंगी, सॉरी चेलन्ना थी आपकी कौन? लिच्छवी राजकुमारी। फिर एक राजकुमारी और थी क्षेमा। ये कौन थी? पंजाब के मध्य जनपद की राजकुमारी थी। इनके साथ भी वैवाहिक संबंध स्थापित किए। तो पंजाब के ऊपर भी बिंबिसार का साम्राज्य स्थापित हो गया। तो महाकौशला देवी, चेलन्ना और क्षेमा, ये 3 नामों के उल्लेख में मिलते हैं जिससे के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। इसी प्रकार के और भी जो शासक रहे होंगे जिनके साथ बिंबिसार ने वैवाहिक संबंध स्थापित किए होंगे। इससे कई लाभ हुए, आर्थिक लाभ भी हुए और सामाजिक लाभ भी हुए। क्षेत्र में वृद्धि हुई, और क्षेत्र में वृद्धि हुई तो आर्थिक संपन्नता उभर के आई। क्यों? अधिक भूमि इन्हें मिलेगी, और जब अधिक भूमि मिलेगी तो राजस्व अधिक प्राप्त होगा। जब राजस्व अधिक प्राप्त होगा तो इसके आधार पर स्थायी सेना का गठन कर सकते हैं। तो क्या होगा? पहला ऐसा शासक होगा बिंबिसार जो क्या करेगा? पैदल सेना का गठन करेगा। क्या करेगा? पैदल सेना का गठन करेगा। क्यों? क्योंकि वैवाहिक संबंध और साम्राज्य विस्तार के तहत एक बड़ा क्षेत्र इसे प्राप्त हुआ, जिससे इसकी राजस्व जो उगाही थी इसमें काफी वृद्धि देखने को मिली। आगे बढ़ेंगे तो यहां पर आप देखेंगे
बिंबिसार ने अपने निजी चिकित्सक, कौन चिकित्सक थे ये? जीवक थे। कौन थे? जीवक। बिंबिसार ने अपने निजी चिकित्सक जीवक को उज्जैन के शासक चंडप्रदोत, कौन थे उज्जैन शासक? चंडप्रदोत महासेन के पास भेजा था। क्यों भेजा था? क्योंकि महासेन को, जो चंद्रप्रदोत महासेन है उज्जैन के शासक, इन्हें पीलिया रोग हो गया था। इनके इलाज के लिए यहां पर बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को भेजा। अब यहां पर यह समझिए, जो यहां पर चंडप्रदोत है, आरंभ में इनके विरोध रहेंगे, किसके साथ में? इनके विरोध रहेंगे बिंबिसार के साथ में, और बाद में जाकर यहां पर आप देखेंगे यही विरोध क्या होंगे? संबंध स्थापित कर लेंगे मैत्रीपूर्ण, और अंतिम रूप से एक दूसरे की मदद करेंगे। जैसे कि यहां पर आप देखेंगे पीलिया रोग होने आने पर चंडप्रदोत की सेवा में जीवक को बिंबिसार ने भेजा। तो यहां पर आपको याद रखना है जीवक, जीवक किस संबंधित होगा? बिंबिसार से। जाएगा कहां? चंडप्रदोत उज्जैन। ठीक, इसी प्रकार से हम आगे बढ़ेंगे तो यहां पर नाम आएगा अगला अजातशत्रु। अजातशत्रु को पुणिक के नाम से भी जाना जाता है। इतिहास अजातशत्रु को इनके पिता की हत्या करने के कारण याद करता है। अजातशत्रु ने अपना जो सिंहासन प्राप्त किया था, इसके लिए अपने पिता बिंबिसार की हत्या की थी। यानी कि पिता की हत्या करने के बाद अजातशत्रु को सिंहासन प्राप्त हुआ। ऐसा नहीं है कि हत्या करने का, या फिर हत्या करके, अपने पिता की हत्या करके, भाई की हत्या करके, या फिर किसी संदेह संबंधी की हत्या करके साम्राज्य स्थापित करने का ये एकमात्र उदाहरण हो। राजपूत शासकों में भी एक राजा हुए जिनका नाम अभी मैं स्किप कर रहा हूं, लेकिन जल्द ही उनके नाम से मैं आपको अवगत करवा दूंगा। उन्होंने भी क्या किया? उन्होंने भी अपने पिता की हत्या करके साम्राज्य स्थापित किया, साम्राज्य को नियंत्रण में लिया। क्यों लिया था? बताते हैं। उनके पिता हो गए थे 90 प्लस, या फिर कह सकते हैं 80 प्लस। ठीक है, मतलब वृद्धावस्था की उम्र आ गई थी। तो जिन्होंने अपने पिता की हत्या की, उनकी एज थी 65, और इनके पुत्र की एज हो गई थी 40 वर्ष। मतलब 3 पीढ़ियां थी, दादा, पिता और पुत्र। तो यहां पर दादा हो गए 80 वर्ष के, और 2-4 साल और इनके देहांत की कोई उम्मीद नहीं है। पिता को लगा कि अभी तक ये खत्म नहीं हुए, और पुत्र बड़ा होता जा रहा है, युद्ध क्षेत्र में भी, अनुभव में भी। ऐसा ना हो कि पिता के बाद सीधे पुत्र को राजा बना दिया जाए और हम बिना राजभोग भोगे ही भगवान को प्यारे हो जाए। तो क्या किया इन्होंने? अपने पिता की हत्या की, कुछ वर्ष राजभोग का उपभोग इन्होंने भी किया। ऐसे उदाहरण भी देखने को मिलते हैं। इस्लाम में तो भरे पड़े हैं ऐसे उदाहरण। ठीक है, इस्लाम में तो भरे पड़े हैं। आगे आएंगे, और जब आगे आएंगे तो यहां पर आप देखेंगे यह क्या है? महावीर और गौतम बुद्ध दोनों के समकालीन थे। अजातशत्रु क्या थे? महावीर और गौतम बुद्ध दोनों के समकालीन। समकालीन का मतलब क्या होता है? जब महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध थे, उसी समय यहां पर कौन होंगे? उसी समय यहां पर आपको अजातशत्रु देखने को मिलेंगे। तो मतलब दोनों लोग एक ही समय थे। ठीक है, क्या थे? दोनों लोग एक ही समय थे। अब यहां पर आप देखो, अजातशत्रु के एक मंत्री थे, इनका इतिहास में बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है, और इनका नाम था वर्षकार। क्या नाम था? इनका नाम था वर्षकार, या फिर हम कह सकते हैं बरसकार। ठीक, इनके नाम को दो तरह से लिखा जाता है। एक तो है आपका वर्षकार, और एक है आपका बरसकार। एक कौन है? बरसकार। दो यहां पर आपको देखने को मिलते हैं। ठीक, दो राजा आपको यहां पर, या फिर कहते हैं इनके नाम को दो तरह से लिखा जाता था। ठीक है, प्रथम बौद्ध संगति के आयोजन में महत्वपूर्ण भूमिका वर्षकार ने ही निभाई थी। प्रथम जो बौद्ध संगति होगी, किसके समय में होगी? बताओ जल्दी से। तो अब जब अजातशत्रु के समय में ही होगी, तो इसमें क्या होगा? इसमें आप पाएंगे जो आयोजन किया गया बौद्ध संगति का, इसमें महत्वपूर्ण भूमिका वर्षकार ने ही निभाई थी। आगे बढ़े,
आगे बढ़ते हैं तो यहां पर आप देखेंगे जिस प्रकार से बिंबिसार के पुत्र थे अजातशत्रु, तो अजातशत्रु के पुत्र थे उदयन। और इतिहास में जिस प्रकार से अजातशत्रु बिंबिसार की हत्या करके सिंहासन पर बैठे, उसी प्रकार से उदयन अजातशत्रु की हत्या करके सिंहासन पर बैठेंगे, यानी कि अपने पिता की हत्या करके सिंहासन पर बैठेंगे, सिंहासन को प्राप्त करेंगे। ठीक है, अब देखो यहां पर पिता की हत्या करके सिंहासन पर बैठे, तो इस वंश को पितृहंता वंश भी कहा जाता है। क्या? पितृहंता वंश भी कहा जाता है, कि पिता की हत्या करके साम्राज्य को प्राप्त करने वाले। उदयन ने गंगा और सोन नदी के संगम पर क्या किया? उदयन ने गंगा नदी के संगम पर, गंगा और सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर को अपनी राजधानी बनाया। और पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? अजातशत्रु ने की थी। और पाटलिपुत्र को राजधानी कौन बनाएगा? पाटलिपुत्र को राजधानी बनाएगा उदयन। ठीक है, और पाटलिपुत्र को ही हम वर्तमान में पटना के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? पटना के नाम से हम वर्तमान में जानते हैं। फिर यहां पर आओ, हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन होगा? हर्यक वंश का अंतिम शासक उदयन का पुत्र नागदशक या फिर नागदर्शक होगा। कौन होगा अंतिम शासक? उदयन का पुत्र नागदशक। अब देखो नागदशक शासन करने में इतना योग्य नहीं था जिसके इतने पूर्वज थे, तो ये अपनी स्थिति को मजबूत ना कर सका और साम्राज्य विखंडित हो गया। और नागदशक की हत्या करके, नागदशक को साम्राज्य से हटा के, अपदस्थ्य करके, शिशुनाग ने क्या किया? नाग वंश की स्थापना कर दी। और शिशुनाग कौन था? शिशुनाग नागदशक का एक प्रकार से अमात्य था। अमात्य मतलब एक महत्वपूर्ण अधिकारी। तो नागदशक शासक है, अमात्य कौन है? शिशुनाग। और शिशुनाग ने ही मौके का फायदा उठाकर तख्ता पलट कर दिया और नागदशक को सत्ता से बाहर कर दिया। ठीक है, ये चीज आपको यहां पर याद रखनी है। शिशुनाग ने 412 ईसा पूर्व में यहां पर आप देखेंगे नागदशक को अपदस्थ किया और मगध के ऊपर अपने वंश यानी कि शिशुनाग वंश की स्थापना कर दी। शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से हटाकर क्या किया? वैशाली स्थानांतरित की, यानी कि सबसे पहले गिरिब्रज, उसके बाद राजगृह, राजगृह के बाद पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र के बाद वैशाली। यहां आपको यह क्रम देखने को मिलेगा। तो शिशुनाग ने क्या किया? पाटलिपुत्र से अपनी राजधानी को हटाकर वैशाली में हस्तांतरित कर लिया। और देखो जो मगध साम्राज्य है ये धीरे धीरे क्या करेगा? आते हैं, एक मिनट बताता हूं, एक चीज आपको, एक चीज बताना चाहता हूं मैं आपको। ये जो आप महाजनपद देख रहे हैं, तो मगध साम्राज्य क्या करेगा? मगध साम्राज्य धीरे धीरे इन सभी महाजनपदों के ऊपर अपना नियंत्रण कर लेगा। क्या करेगा? इन सभी महाजनपदों के ऊपर अपना साम्राज्य स्थापित कर लेगा। धीरे धीरे घटना चलती जाएगी। मतलब हर्यक वंश से लेकर मौर्य वंश तक ये सब आपको देखने को मिलेगा। तो आरंभ में ये सारे क्षेत्र मगध के नियंत्रण में आ गए। अवंती कब आएगा? अदवंती मौर्य काल में मगध के नियंत्रण में आ जाएगा। अशोक को यहाँ का राज्यपाल भी बनाया जाएगा, जो हम आगे चर्चा करेंगे, आगे देखेंगे। ठीक है, इतने क्लियर? आ गया, एक एक करके सारी चीजें देखते रहो, कोई तनाव की बात नहीं है। ठीक है, कोई तनाव की बात नहीं करनी यहां पर। अब देखो शिशुनाग ने क्या किया? अपनी राजधानी को वैशाली हस्तांतरित किया और शिशुनाग ने ही अपने वंश की स्थापना की। शिशुनाग का उत्तराधिकारी कौन होगा? कालाशोक। और कालाशोक के शासन काल में ही एक बौद्ध संगति हुई थी। कौन से नंबर की हुई थी बताओ? कालाशोक ने क्या किया? पुनः अपनी राजधानी को परिवर्तित किया। कहां पर? ये लेके जाएगा पाटलिपुत्र में। कहां से? वैशाली से फिर पाटलिपुत्र अपनी राजधानी को हस्तांतरित कर देगा। फिर यहां पर देखो शिशुनाग वंश का अंतिम जो शासक होगा ये कौन होगा? नंदीवर्धन होगा। क्या होगा? शिशुनाग वंश का जो अंतिम शासक होगा ये नंदीवर्धन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, कौन? नंदीवर्धन। नंद वंश का वंश जो आपका संस्थापक होगा ये होगा महापद्म नंद। शिशुनाग के वंश का कौन आएगा? आपका आएगा नंद वंश।
और नंद वंश की जो स्थापना की गई थी, ये की गई थी महापद्म नंद के द्वारा। और नंद वंश का जो अंतिम शासक होगा धनानंद होगा, और धनानंद सिकंदर का समकालीन होगा, यानी कि जब सिकंदर होगा, और सिकंदर भारत में हमला भी तभी करेगा जब धनानंद का शासन आपको देखने को मिलेगा। फिर बाद में यहां पर आप देखेंगे शिशुनाग वंश को पुराणों में सर्व जंत्रक के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, महापद्मनंद ने एक क्षेत्र पर एक राट का पद भी उदाहरण की। इसने क्या किया, एक बड़े क्षेत्र पर शासन स्थापित किया। तो महापद्मनंद ने एक क्षेत्र पर एक राट की उपाधि धारण की, मतलब एक क्षेत्र में शासन करने वाला, एक दुनिया पर शासन करने वाला एक शासक, एक राट के नाम से जाना जाता है। सिकंदर ने जब भारत पर आक्रमण किया था उस समय महापद्मनंद का अंतिम पुत्र यानी कि 8वां पुत्र था, ये कौन था, धनानंद। यह राजा, यह शासन कर रहा था। आज की डेट में अगर महापद्मनंद होता तो इसे सरकारी नौकरी नहीं मिल पाती, सरकारी नौकरी का हकदार नहीं होता, क्योंकि दो लोग तक कहती है ना सरकार, दो लोगों का बच्चे हैं अगर, तो सरकारी लाभ मिलेंगे आपको, तो सरकारी लाभ भी नहीं मिलते इसे, है ना। पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के तहत 5 किलो अनाज भी नहीं मिलता इसे बेचारे को। अब आप लोग बोलोगे अनाज की क्या जरूरत, जो इतने बड़े साम्राज्य पर शासन स्थापित किए। समझाने का तरीका है क्यों इतना। देखो, जो महापद्मनंद है इसका उत्तराधिकारी हुआ धनानंद, और धनानंद ने अपने जीवन काल में लोगों के ऊपर कई प्रकार के अमानवीय कर लगाए। प्राचीन काल में आप देखेंगे तो कैसे कैसे कर लगते थे। नारियल के पेड़ पर नारियल है, तोड़ने के लिए आपने नसैनी लगा ली तो नसैनी के ऊपर कर, उसके ऊपर चढ़े उस पर कर, नारियल नीचे गिर गया उस पर कर, ऐसे ऐसे कर लगते थे लोगों से पैसा लेने के लिए। तो धनानंद ने कई प्रकार के अमानवीय कर भी लगाए, जिसके आधार पर इसने बहुत बड़ा धन या फिर संचय करके रखा था। इतिहास में कहा जाता है कि ये जब इसका वृद्धावस्था आई तो धनानंद को अपने कार्यों पर कृत्यों पर पछतावा हुआ। तो इसने क्या कहा, जो धन इसने एकत्रित किया था लोगों को परेशान करके, उस धन से इसने धार्मिक कार्य करने की योजना बनाई, और इस कार्य के लिए इसने एक ऐसे व्यक्ति को अपॉइंट करने का विचार किया जो क्या करे, जो लोगों की अच्छे से इस कोष के द्वारा मदद की जा सके। तो राज्य में ढिंडोरा पिटवाया गया कि इस कार्य के लिए जो भी यहां पर योग्य व्यक्ति होगा, जो राज्य के धन से लोगों की मदद कर सके, उसे यहां पर एक पद दिया जाएगा। उसी समय नालंदा में आप देखेंगे कौन थे, नालंदा में थे शिक्षा के महान शिक्षाकार कौन, चाणक्य। चाणक्य ने भी सुना, चाणक्य भी गए, तो चाणक्य को यह पद दे दिया जाता है। लेकिन विडंबना यह थी कि अगले कुछ वर्षों तक धनानंद और चाणक्य का आमना सामना नहीं हुआ, लेकिन चाणक्य अपने काम को बड़े कुशलतापूर्वक कर रहे थे। धनानंद अपनी इस योजना से बड़ा खुश था, बड़ी वाहवाही लूट रहा था। तो क्या हुआ, अचानक से धनानंद ने एक दिन अपने इस सिपह सालार से मिलने की इच्छा व्यक्त की। तो चाणक्य को दरबार में लेके आया गया, सम्मान लेके आया गया। चाणक्य जब दरबार में पहुंचे तो धनानंद ने शकल देख के कुछ उल्टा सीधा बोल दिया, क्योंकि शकल से थोड़े अच्छे नहीं थे लेकिन विद्वान बहुत थे, कुरूपी ब्राह्मण थे। तो क्या होगा, यहाँ पर धनानंद इन्हें राज्य निकालना दे देगा, बोल देगा राज्य से बाहर जाओ, ये भी ऐसा कुछ बातें बोल देगा। इससे अपमानित महसूस होगा चाणक्य को। चाणक्य उसी समय प्रतिज्ञा लेंगे कि तुम्हारे इस अहंकार और अपमान का बदला मैं नंद वंश के विघटन से लूंगा और एक नए वंश की स्थापना करूंगा। इसी समय यह राजमहल से निकलते हैं, कुछ महीनों तक भटकते हैं किसी ऐसे बालक की खोज में जो मेधावी हो। एक बालक ईंटों के सिंहासन पर बैठा अपने मित्रों की दरबार का आयोजन कर रहा था। मतलब छोटे में खेलते नहीं है, राजा रानी गुड्डा गुड़िया वाला खेल खेलते हैं, तो इसी प्रकार से चंद्रगुप्त मौर्य जो बालक था एक पत्थरों के सिंहासन पर बैठा था। उसके दोस्त उसके पास कोई ना कोई समस्या लेके आते और इन समस्याओं को ये सुलझाते। कौन सुलझाते, चंद्रगुप्त मौर्य। तो इस आधार पर चंद्रगुप्त मौर्य को इन्होंने देखा और फिर यहां पर इन्हीं की मदद से एक बड़े साम्राज्य की स्थापना की। तो यहां पर आप देखेंगे नंद वंश के प्रथम बृहत साम्राज्य की स्थापना की। नंदों ने क्या किया, नंदों ने
सबसे बड़े साम्राज्य की स्थापना की मगध के नियंत्रण में। और फिर यहां पर देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य ने ही चाणक्य की सहायता से क्या किया, धनानंद को पराजित किया और मगध पर एक नए राजवंश मौर्य राजवंश की स्थापना कर दी। और मौर्य राजवंश के अंतर्गत हम सबसे पहले देखेंगे एक विशाल साम्राज्य, जितना बड़ा साम्राज्य अभी तक भारत के पटल पर आपको देखने को नहीं मिलेगा। इनका इतना बड़ा साम्राज्य था, ब्रिटिश भारत से भी बड़ा, मौर्यों से भी, मुगलों से भी बड़ा। एक बड़े साम्राज्य पर इन्होंने नियंत्रण स्थापित किया। और इसी में आप देखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक, इनकी हम चर्चा करेंगे। मौर्य वंश की स्थापना करेंगे, स्थापना करवाएंगे और इनकी चर्चा करेंगे लेकिन अपनी अगली क्लास में। तो इस क्लास में हम समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपसे अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।